ये तस्वीर देख लीजिए आप, एक तरफ वो जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और वहां पर वो जो हेलीकॉप्टर्स जहां पर सब पार्क हैं, हैंगर वाला इलाका जो दिख रहा है, वहां की तस्वीर आप देख रहे हैं। और ये माना जा रहा है, कयास ये लग रहा है कि जिस तरीके से एयरपोर्ट पर उड़ानें फिलहाल रद्द की गई हैं, ये दरअसल एक विंडो है जो खोली गई है। जो मंत्री और केपी शर्मा ओली, उनको जो कहा जा रहा है कि वो अब नेपाल में रुक नहीं सकते और उनके पास कोई और रास्ता बचा नहीं है, उनको नेपाल छोड़कर जाना होगा, तो उन्हीं के लिए ये एक विंडो खोली गई है ताकि जल्द से जल्द उनको नेपाल से बाहर निकाला जाए। सेना प्रमुख की तरफ से खुद केपी शर्मा ओली से इस बात का जिक्र किया गया था कि आप इस्तीफा दीजिए वरना हालात नहीं संभलेंगे, और ऐसे में केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। और अब जाहिर सी बात है केपी शर्मा ओली और उनके अन्य साथी जो मंत्रिमंडल में थे, उनके सुरक्षा का जिम्मा सेना ने लिया होगा, तो सेना उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने का क्या विकल्प तलाशती है। क्या नेपाल में ही काठमांडू से कहीं और उनको शिफ्ट किया जाएगा या फिर नेपाल से बाहर उन्हें कहीं और शिफ्ट किया जाएगा, इसको लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं है। हालांकि आज सुबह ये खबर जरूर आई थी कि नेपाल छोड़ेंगे और दुबई जाएंगे केपी शर्मा ओली। ये कहा गया था कि इलाज के नाम पर केपी शर्मा ओली जो है वो दुबई जाएंगे। लेकिन अब केपी शर्मा ओली नेपाल छोड़ रहे हैं क्या? नेपाल छोड़ रहे हैं तो कब छोड़ रहे हैं? नेपाल छोड़ रहे हैं तो केपी शर्मा ओली के साथ और कौन कौन है जो नेपाल छोड़ेंगे? और छोड़ने के बाद ये लोग क्या वाकई यूएई दुबई जाएंगे या फिर कोई और ठिकाना हो सकता है? और किस नाम पर शरण मांगेंगे? ये वो तमाम सवाल हैं, धीरे धीरे कर इनके जवाब मिलेंगे। लेकिन अभी तो ये तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं कि नेपाल में कैसे गुस्से की आग धधकी। ये तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे आंदोलनकारियों का गुस्सा सातवें आसमान पर था। ये तस्वीरें बता रही हैं कि आंदोलनकारियों ने मंत्रियों के आवास से लेकर जो नेता थे, उनके जो कारोबार से जुड़ी इमारतें थी, उनसे लेकर नेपाल की संसद तक को फूंक डाला, आग लगा दी, सब कुछ जलाकर खाक। आशीष, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, आप ये बड़ा एक दिलचस्प फैक्ट है कि पिछले 1-1.5 दशक में ये 8 सरकार पहले बदल चुकी थी रोमाना, और ये 9वीं सरकार है। 9th गवर्नमेंट जो है वो इट हैज़ कम डाउन। केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया के इर्द गिर्द देखिए जिस तरह से इस तरह की अस्थिरता तमाम देशों में हो रही है, और जिस तरह से लोग नाराज़ होकर के अपनी ही सरकारों के खिलाफ, इन पर आरोप क्या था? करप्शन का। जैसा मैं आपके पहले कह रहा था, विनाश काले विपरीत बुद्धि, इन्होंने 26 सोशल मीडिया साइट्स को बैन कर दिया, और यूथ उसके खिलाफ प्रोटेस्ट पर जब निकल कर आया तो इन्होंने पूरा का पूरा ब्लेम डाल दिया कि सिर्फ बिकॉज सोशल मीडिया को हमने बैन किया था इसलिए यूथ हमारे खिलाफ। जबकि सच्चाई है कि जगविंदर पटियाल भी वहाँ लगातार दिखा रहे हैं, एक के बाद एक कई दिनों से लगातार हजारों की संख्या में जो छात्र या तो सोशल मीडिया पे थे या जो अब सड़क पर उतर आए हैं, उन्होंने इन पर करप्शन का चार्ज लगाया था। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, सैकड़ों ऐसे करप्शन चार्जेस थे जिसको लेकर के ये बड़े बड़े करप्शन के आरोपों से घिरी हुई थी केपी शर्मा ओली सरकार। मैं आपको 1-2 चीज़ें बताता हूँ। लैंड स्वैप इन्होंने अग्रीमेंट किया था हिस्टोरिक गिरी बंधु टी एस्टेट का, उसमें हजारों करोड़ के घपले का आरोप लगा। एक बहुत बड़ा वीज़ा स्कैम का आरोप लगा कि वीज़ा देने लेने के लिए त्रिभुवन एयरपोर्ट पर हजारों करोड़ों का घपला किया जा रहा था, जिसमें इनके मंत्री तक इन्वॉल्व थे। कई कंस्ट्रक्शंस के ऐसे बिजनेसेस थे जिसमें ये सीधे तौर पर बहुत बड़ी संख्या में पैसों को साइफन ऑफ कर रहे थे। तमाम ऐसी चीज़ें थी जिसको लेकर के वहाँ के लोग, वहाँ के छात्र बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे थे इनके खिलाफ, इस पर जवाबदेही मांग रहे थे। और जब उन्होंने देखा कि इस तरह का एडमेंट एटीट्यूड अपना रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कुछ भी हो जाए वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे, भले ही सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म से उसको बैन कर दो, क्योंकि उस पर ये सारे स्टूडेंट्स आकर के मुहिम बना रहे हैं। आखिरकार ये बात समझ में आ गई कि डिस्पाइट ऑल दैट, ये जो युवा है जेन जी के नाम से नेपाल में सड़क पर उतरा और केपी शर्मा ओली सरकार को आखिरकार इनके पद से बेदखल किया। आज नौबत ये आ गई है, जैसा आप लगातार दिखा रही हैं तस्वीरों में, कि वहाँ पर एक के बाद एक कतारबद्ध छोटे छोटे हेलीकॉप्टर्स वहाँ पर रखे गए हैं, जिससे अब ये तैयारी की जा रही है। फिलहाल तो सेना ने उनको अपनी कस्टडी में ले रखा है आर्मी हेडक्वार्टर्स में। अब जैसा मैं आपसे पहले कह रहा था, ये भी बड़ा देखना दिलचस्प होगा कि कौन सा देश अलाउ करेगा जाने को। दुबई प्रधानमंत्री जा सकते हैं, लेकिन क्या अपने पूरे मंत्रिमंडल को लेकर जाएंगे? लोग सवाल उठा रहे हैं। भारत, मुझे लगता नहीं कि इतना आसान है भारत के लिए फैसला करना। आखिर जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? दूसरा सवाल आपने कहा कि क्या नेपाल में ही काठमांडू से किसी और जगह इनको शिफ्ट किया जा सकता है? मुझे लगता है वो बहुत खतरे का सौदा होगा। अगर नेपाल में ही रखना है तो हो सकता है
कि सेना अपने संरक्षण में ही रखे। सो इट इज़ अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है। अब ये देखना होगा कि आखिर किस तरह से समन्वय बिठाया जाता है, क्या कोई कमेटी गठित करती है, सेना पूरी तरह से अपने देश को कंट्रोल में लेती है और उसके बाद जो प्रोटेस्टर्स उनसे बात करके कोई समन्वय समिति बने, कोई साझा समिति बने जो कि आगे का रूपरेखा तय करे, कोई इंटरिम गवर्नमेंट को इन प्लेस किया जाए, वो कैसे वर्कआउट होगा, ये बड़े सवाल हैं। लेकिन इस बीच कम से कम ये बड़ी खबर है अभी जो हमने अपने दर्शकों को दिखाई कि ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। जैसे मैंने आपसे कहा पिछले 1-1.5 दशक में ये नवी बार है, इतना डिस्टेबल वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम रहा है पिछले कुछ सालों में कि नवी सरकार पिछले 1-1.5 साल में गिर गई थी। ये बात जो आप कह रहे हैं कि साहब देखिए किस तरीके से ये नवी सरकार और चंद सालों के भीतर भीतर इतनी उथल पुथल सियासी तौर पर, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं वो नाराजगी और गुस्सा नेपाल के लोगों में इस रूप में सामने आया कि कहां तो अपने यहाँ राजशाही के खिलाफ वो लोग सड़क पर उतरे थे और कहां अभी इसी साल हमने फरवरी के महीने में देखा था कि राजशाही वापस लेकर आओ, लोकतांत्रिक सिस्टम खत्म करो। इस मांग को लेकर लोग सड़क पर उतर आए थे क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था और अपने राजनीतिक दलों से इतने निराश, इतने उदास हो चुके थे नेपाल के लोग। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।